हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, आज की वीडियो में ईवीएस का जो सब्जेक्ट है उसका हम सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले कि आपके सिलेबस में आपको किन चीजों को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक चैप्टर आपके आने वाले हैं, और जस्ट उसके बाद ही हम लोग देखेंगे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और कई स्टूडेंट के डाउट थे कि सर कितने नंबर का पेपर आएगा अगर हम एसओएल के हैं या फिर रेगुलर के हैं, तो वो हम इसे एक वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए, आपके सारे एग्जाम से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस वन आपके जो है सब्जेक्ट का नाम है। ये सब्जेक्ट आपका एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में देखने को मिलता है सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपका यहाँ पे जो सिलेबस है। ठीक है, तो पहले साल में ही आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, यूनिट नंबर में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज। मतलब सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज का। ठीक है, इसमें आप अलग अलग प्रकार के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और एनवायरमेंट में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, हिस्ट्री किसका, इन्वायरमेंटल का। थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री भी यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा यूनिट नंबर वन में। ठीक है, फिर आपका यूनिट नंबर दो आता है जो कि होता है इकोसिस्टम्स के बारे में। इकोसिस्टम के बारे में इसमें आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और डेफिनेशन पढ़ेंगे किस चीज की, इकोसिस्टम की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इकोसिस्टम का। ठीक है, जिसमें फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आ जाते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है, एंड बायो जियोकेमिकल। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल पिरामिड एंड हिमोस्टेसिस, ये आपको चीजें पढ़नी है यूनिट नंबर दो में। ठीक है, आपका ये यूनिट नंबर दो हो जाता है, जिसमें मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं सिर्फ वो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप इन टॉपिक को भी पढ़कर जाते हैं, एग्जाम में रिवाइज करके जाते हैं, तो इजिली आप एग्जाम के जो आंसर है वो कर पाएंगे। ठीक है, ये हो जाता है। फिर आपका आ जाता है यूनिट नंबर तीन, जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। मतलब नेचर के जितने भी रिसोर्सेज आपको मिलते हैं उनके बारे में, जैसे कि आप लैंड रिसोर्सेज में आपका क्या आ जाता है, मिनरल्स मिलते हैं, सॉइल मिलती है, एग्रीकल्चर मतलब जो खेती में आपका है वो काम आता है। ठीक है, नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्शन, मेडिकल में सारी की सारे जो प्लांट्स हैं वो मेडिकल में काम आते हैं, तो वो सारी चीजें। ठीक है, ये आपको लैंड रिसोर्सेज में पढ़ना है। वाटर रिसोर्सेज मतलब पानी के जो रिसोर्सेज है उसमें क्या मिलता है, मैन मेड रिसोर्सेज, जैसे कि यूज ऑफ वाटर, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ सर्विस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। मतलब कि भाई जो जमीन पर या फिर जो नदी में पानी है हम उनको खराब ना करें, ठीक है, एक्सप्लॉइट ना करें, तो उसके बारे में है। ठीक है, फ्लड के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में, नेचुरल एंड इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर। ठीक है, पानी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पानी को लेकर लड़ाई है, वो सब। और इंटर स्टेट मतलब देश के अंदर ही जो दो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के बीच में अगर किसी पानी की नदी को लेकर लड़ाई है, तो वो सारी चीज आपको यहाँ पे पढ़नी है। एनर्जी रिसोर्सेज में आप रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके ऑल्टरनेटिव के बारे में पढ़ेंगे, और एनर्जी की जरूरत क्यों होती है और कहाँ कहाँ से पूरी होती है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस। ठीक है, एग्रो रिजिड्यूस, ठीक है, एज अ बायोमास एनर्जी, ये सारी चीज आपको पढ़नी है। फिर आप यहाँ पे केस स्टडी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, केस स्टडी थोड़ा सा जरूरी है कि भाई किन किन लोगों ने क्या क्या काम करा था, उनके केस स्टडी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर आपका फोर आता है, जिसमें आपको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। पॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, प्रदूषण इन्वायरमेंट में किन किन कारणों से होता है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन। ये आपके क्या होता है, पॉल्यूशन के टाइप होता है, ये सारे पढ़ने हैं। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसा वेस्ट जो कि गलता नहीं है, ठीक है, हजारों सालों तक वो वहीं पड़ा रहता है, 100 से 200 साल तक तो आराम से प्लास्टिक जो पड़ी रहती है, तो उनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा उस बारे में आपको पढ़ना है। और पॉल्यूशन केस स्टडी आपके लिए जरूरी है, गंगा एक्शन प्लान हो गया। ठीक है, दिल्ली एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। तो ये आपका हो जाता है यूनिट नंबर फोर। ठीक है, यहाँ पे आपका कंप्लीट जो है 4 यूनिट का सिलेबस है। सेकंड सेमेस्टर के एक जो इन्वायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट है उसमें आपको 4 यूनिट जो है वो कवर अप करनी है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो जाता है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ प्रीवियस ईयर का। ये क्वेश्चन पेपर है एसओएल वाले के स्टूडेंट के लिए मेनली। ठीक है, मेनली एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए हमें देखते हैं कि सबसे पहले आपका यूनिक पेपर कोड, सब्जेक्ट का नाम है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस वन, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स सेकंड सेमेस्टर। अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर स्टूडेंट्स ऑफ रेगुलर एंड एसओएल कोर्सेज जिनका एडमिशन हुआ था 2022 या फिर उसके बाद के सेशन में, ठीक है, आफ्टर 2022 या फिर 2022 में भी अगर आपने एडमिशन लिया है और आप इस सब्जेक्ट को दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको 30 नंबर का ही पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब 50 नंबर का उन स्टूडेंट, यही एक ही पेपर बनता है, उस पेपर में 50 नंबर का भी सेक्शन दिया होता है, 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो कि उन स्टूडेंट को करने हैं जो कि
रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर में, ठीक है, और 70 नंबर का उनको करना होता है जो कि एसओएल में रिपीट कर रहे हैं। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको रेगुलर वाला जो है और एसओएल वाला है वो 2022 के बाद के एडमिशन के तौर पे आपको 30 नंबर का पेपर ही करना होगा। टोटल 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके पेपर में आता है तो वहाँ पे बकायदा ऐसे लिखा होगा, ठीक है, इस चीज को जरूर पढ़िएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे आपको टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है और बचे हुए 2 क्वेश्चन आपको जो है चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे करने हैं। चलिए अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बारे में ही आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन किस बारे में है? मैच द फॉलोइंग, ठीक है, ट्रीटीज या फिर इंटरनेशनल अग्रीमेंट विद देयर रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट या फिर ट्रीटीज हुई थी इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, तो वो दी गई है, उनका नाम दिया गया और वो किससे बिलोंग करती हैं, वो किस लिए करी गई थी वो दिया गया। अब आपको यहाँ पे उसका क्या करना है? मिलान करना है, मतलब मैच करना है, ठीक है। यूएन एफसीसीसी किसके तौर पे हुई थी आपको ये बताना है। फिर सिटीज कैसे हुई थी? यूएनसीडी की हुई थी, सीपीडी या फिर रामेश्वर कन्वेंशन की हुआ था। तो ये आपको यहाँ पे करना है। टोटल 5 है, पांचों के आपको जो है मिलान जो होते हैं वो आपको यहाँ पे करने, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इस टाइप का क्वेश्चन आपका कंपलसरी आएगा ही आएगा। क्वेश्चन क्या हो सकता है? या तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे देगा, ट्रू फॉल्स दे देगा, या फिर आपको ये मैच करने के लिए क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1 में ही बी वाला पार्ट है, ठीक है। ए वाला पार्ट मैंने आपको बताया, बी वाले पार्ट में आपको ट्रू फॉल्स दे दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर का आपका ये है और 5 नंबर का आपका ऊपर वाला था। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि भाई गौरा देवी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग बिश्नोई मूवमेंट इन राजस्थान। तो क्या ये बात सच है या नहीं, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सेकंड में आपसे पूछा गया ऑल invasive species are introduced but all introduced species are not become invasive। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। थर्ड में पूछा गया द लैंडमार्क पेरिस समिट ऑन क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड इन ईयर ऑफ 2015। तो ये आपको यहाँ पे बताना है ट्रू है या फॉल्स। और चौथे में पूछा गया यूज ऑफ सीएफसी हैव बीन बैंड इंटरनेशनली एज अ पार्ट ऑफ रामेश्वर कन्वेंशन। ये जो है ये फॉल्स है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सीएफसी जो था उसको बंद करा गया था क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के इंटरनेशनली बैन कर दिया गया था शायद, बट आपको एक बार चेक कर लीजिएगा, कंफर्मेशन नहीं है। वैसे तो देखो ये फॉल्स लग रहा है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कि भाई जो गर्मी हुई है ग्लोबल वार्मिंग उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर सीएचसी को कम करेंगे, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल था, ठीक है। अब आपको एक बार ये चेक कर लेना है। और अगर आपको इनके आंसर भी चाहिए सारे के सारे तो प्लीज आप हमें कमेंट करिएगा। हम जल्द से जल्द एग्जाम से पहले इसके प्रॉपर आंसर किस तरीके से लिखने हैं वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। 5वें में आपसे पूछा गया है की स्टोन स्पीसीज प्ले अ वेरी मेजर रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी इकोसिस्टम। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, आप देख सकते हैं अनिवार्य क्वेश्चन क्या है, ये आपको यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। कई स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होते हैं, उन्हें इंग्लिश में इशू होता है, तो आप एक बार हिंदी में जरूर पढ़कर इन चीजों को करिए, ठीक है। ये हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि खा है। यहाँ पे आपको सही गलती दिया गया है, ठीक है। ये ये जलवायु में रामेश्वर कन्वेंशन का हिस्से के रूप में सीएफसी जो उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ये सही करना है, ठीक है। कीस्टोन प्रजाति पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और स्थिरता को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाती है। क्या ये बात सच है या नहीं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग अटेम्प्ट एंड टूल। यहाँ पे आपको टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से 2 पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। हर एक पॉइंट आपका 5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 के अब हम यहाँ पे पॉइंट देखें तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया वहां पे सबसे पहले आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। ये आपको यहाँ पे इनके बीच में अंतर बताना है। 5 नंबर का एक टॉपिक है तो कम से कम 6 अंतर आपको बताने होंगे, 6 पॉइंट बताने होंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के और 6 पॉइंट बताने होंगे क्योटो प्रोटोकॉल के। नेशनल पार्क वर्सेस जूलॉजिकल पार्क, इनके बीच में भी आपको अंतर बताना है कि भाई क्या अंतर है। नेशनल पार्क और जियोलॉजिकल जो पार्क है उनके बीच में क्या अंतर है। चिपको मूवमेंट और साइलेंट वैली मूवमेंट के अंतर्गत इन दोनों के बीच में आपको 6 पॉइंट का जो है कम से कम 6 पॉइंट का आपको क्या करना है, अंतर एक्सप्लेन करना है। तो ये हो जाता है आपका हिंदी में दिया गया निम्नलिखित के बीच में आपको अंतर बताना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। बी में आपको राष्ट्रीय उद्यान बनाम प्राणी उद्यान और चिपको आंदोलन बनाम साइलेंट वैली आंदोलन। तो ये दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 आता है राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे अब आपको टॉपिक दिए गए हैं, उनके ऊपर आपको एक्सप्लेनेटरी नोट्स लिखना मतलब नोट्स बनाने हैं, ठीक है। टॉपिक के ऊपर ही आपको नोट्स बनाना है, जिससे कि आप एक बार अगर उन टॉपिक को पढ़ें तो आपको वो मतलब नोट्स को पढ़ें तो आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए, इस हिसाब से बनाने हैं। 5 नंबर का आपका जो है हर एक टॉपिक है। देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है कि वल्चर पॉपुलेशन डिक्लाइन द वल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम इन इंडिया,
ठीक है, ये सेकंड में आपका टॉपिक है कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। थर्ड में आपको पूछा गया रोल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, ये हो जाता है। यहाँ हिंदी में दिया गया है कि निम्नलिखित पर व्याख्यानात्मक नोट्स आपको लिखने हैं किन्हीं दो के ऊपर। पहला आता है भारत में गिद्धों की जनसंख्या में गिरावट, गिद्ध और प्रजनन कार्यक्रम। ठीक है, इसके ऊपर बात करनी है। सेकंड में पूछा गया मानव जनसंख्या वृद्धि का मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है वो। और तीसरा में पूछा गया पर्यावरण संरक्षण में बिश्नोई समाज की भूमिका आपको बारे में। देखिए, पर्यावरण संरक्षण में बिश्नोई जो समाज है उन्होंने काफी हद तक अपना काम किया है। ठीक है, जैसे कि पेड़ों को बचाना, जैसे कि जानवरों को बचाना। ठीक है, मेनली ये इसी के जो बिश्नोई समाज है वो इसी के इर्द गिर्द सारे काम करता है। इन्वायरमेंट को बचाने का काम उनका है। ठीक है, मतलब मेनली वो अपने धर्म मानते हैं पेड़ों को बचाना, और जानवरों को बचाना भी वो अपना धर्म मानते हैं इस हिसाब से। ठीक है, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली इनको चीजों को जो है एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि प्रोवाइड a brief explanation of a main causes of a global warming and climate। क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आपको जो है मेन कॉज क्या कारण है, 5 मेन कारण जो है, 5 से 6 मेन कारण आपको बताने हैं। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। बी में क्रिटिकली एक्समाइन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज। ये आपको बता रहा है। 5 नंबर का आपका ये टॉपिक हो जाता है। तो 5 से 6, कम से कम 6 से 7 जो पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने होंगे। काम है आपका भूमंडलीय उष्मीकरण, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो, और जलवायु के मुख्य कारण, जलवायु के मुख्य कारण के ऊपर आपको विवरण देना है। और घ में आपसे पूछा गया कृषि और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है। यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल जस्टिस। एनवायरमेंटल जस्टिस से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण न्याय से आप क्या समझते हैं। विद रिलेवेंट एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कंट्रीब्यूट टू प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट जस्टिस इन इंडिया। प्रासंगिक उदाहरणों के साथ जांच करें कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है भारत में पर्यावरण न्याय को बढ़ावा देने में कैसे योगदान देता है। ये आपको ना है। पूरा का पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कम से कम इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, उसके बाद 6 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे वो आप लिखेंगे, उसके बाद आप कंक्लूजन लिखेंगे। अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप लोग इजीली जो है अच्छे से नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट में, इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 के सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग कमेंट आपके देखते हैं, सारे कमेंट का रिप्लाई देते हैं, तो कमेंट करिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जाकर ज्वाइन करिएगा। और आपका कोई भी डाउट हो हमसे पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।